हेलो। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि तृतीय वर्ष की छात्राओं का द्वितीय पेपर का 4th यूनिट में आता है। तो ये चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? नाम से लगता है मीठा मीठा चैप्टर, तो ये चैप्टर भी बहुत मीठा है। बस उसकी संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो ओल्ड डेफिनेशन यानी पुरानी परिभाषा के अनुसार carbohydrates are the compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. The later two elements are in 2:1 ratio just as in water. यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जल की तरह ही 2:1 होता है। इसलिए हम इसे जनरल फॉर्मूला CxH2OY के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हम इस H12O6 को कैसे लिख सकते हैं? C6H2O6। इसी प्रकार सुक्रोज C12H22O11, यह इस प्रकार लिखा जा सकता है C12H2O11। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, अपवाद थे। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। इसे हम इसी जनरल फॉर्मूले द्वारा लिख सकते हैं C1H2O1, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से इसके विपरीत हम ले रेहमनोज का फॉर्मूला है C6H12O5। इसको हम इस जनरल फॉर्मूले से नहीं लिख सकते, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए इसके बाद पुरानी परिभाषा की मान्यता खत्म हो गई और एक नई परिभाषा ने जन्म लिया। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव which yield these products on hydrolysis। यानी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अथवा वे यौगिक भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बनते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए और उसमें या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, या इनके पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट भी कार्बोहाइड्रेट होंगे जो कि हाइड्रोलिसिस के पश्चात ऐसे कंपाउंड देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर या नामकरण। तो सबसे पहले इनका नामकरण दिया गया था इनकी उत्पत्ति के आधार पर। जैसे ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहा गया क्योंकि यह ग्रेप्स से या अंगूर से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज, इसको फ्रूट शुगर कहा गया क्योंकि यह फ्रूट से प्राप्त होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा गया क्योंकि यह मिल्क से प्राप्त होता है। इसके बाद नॉमेनक्लेचर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी यौगिक के यानी कार्बोहाइड्रेट की कोई विशेष अभिलाक्षणिक गुण के आधार पर। जैसे ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा गया क्योंकि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेशन देता है, यानी दक्षिणावर्त घुमा देता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस समतल ध्रुवित प्रकाश को यह दक्षिणावर्त या डेक्स्ट्रो साइड में घुमा देता है, इसलिए हम इसे डेक्स्ट्रोज कहते हैं। इसी प्रकार फ्रक्टोज, इसको हम लिबुलोज कहते हैं क्योंकि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वामावर्त घुमा देता है या लीवो रोटेशन उसको देता है। IUPAC में इसको हम कुछ इस प्रकार नॉमेनक्लेचर करते हैं कि उसमें हम प्रीफिक्स के रूप में एल्डो या कीटो लगाते हैं जो भी उस कार्बोहाइड्रेट में मौजूद है। बीच में हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन एटम की संख्या, और सफिक्स में यानी पीछे हम ओज लगाते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इसलिए हम एल्डो लगाते हैं। यह 6 कार्बन का होता है इसलिए हेक्स लगाते हैं,
और कार्बोहाइड्रेट होता है यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए हम इसे ओज लगाते हैं। हम इसको कुल मिलाकर कहेंगे एल्डोहेक्सोज। इसी प्रकार से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए हम पहले लगाएंगे कीटोन यानी कीटो, और फिर 6 कार्बन का है इसलिए हेक्स, और सफिक्स में लगाएंगे ओज, इसलिए हम इसे कहते हैं कीटोहेक्सोज। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो भागों में बांटते हैं, शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी वह क्रिस्टलीकृत नेचर के होते हैं, मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। जबकि हम नॉन शुगर्स को देखें तो वो एमॉर्फस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं यानी उनका कोई स्वाद नहीं होता, और वाटर में इनसॉल्युबल यानी जल में अविलेय होते हैं। इसके लिए आप यदि याद करना चाहें तो शुगर में आप चीनी को ध्यान में रख लीजिए या ग्लूकोज को, और नॉन शुगर में आप स्टार्च को ध्यान रख सकते हैं। शुगर्स को पुनः दो भागों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। यह इनमें कार्बन की संख्या 3 से 10 के बीच में होती है। 3 तो होगी क्योंकि हमें पॉलीहाइड्रोक्सी चाहिए और एल्डिहाइडिक ग्रुप चाहिए, तो कम से कम 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए और एक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। तो 3 कम से कम इसमें कार्बन होने चाहिए। 3 से 10 कार्बन के सैकेराइड्स को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, लेकिन यह फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। तो हम यहाँ टेट्रोजिस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्थान नहीं होने की वजह से हमने ट्रायोजिस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टेट्रोजिस से स्टार्ट किया है, यानी टेट्रोजिस जिसमें 4 कार्बन हो, पेंटोजिस जिसमें 5 कार्बन हो, हेक्सोजिस मीन 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, और हेप्टोजिस मीन 7 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। हेक्सोजिस को पुनः दो भागों में हमने बांटा है, मुख्यतः क्योंकि हम इसको स्टडी करेंगे। एल्डोहेक्सोज जिसका उदाहरण है ग्लूकोज, और दूसरा है कीटोहेक्सोज जिसका उदाहरण है फ्रक्टोज। इसमें हम ऑक्टोज भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस कम है, हमने केवल उदाहरण के लिए हमने यहाँ कुछ निम्नलिखित ही लिए हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जो हाइड्रोलिसिस पर यानी जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। यानी हम इसे शुरू करेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब है कि जो हाइड्रोलिसिस के पश्चात 2 मोनोसैकेराइड यूनिट दे। ट्राई का मतलब है जो हाइड्रोलिसिस के पश्चात 3 मोनोसैकेराइड यूनिट दे। टेट्रा का मतलब है जो हाइड्रोलिसिस के पश्चात 4 मोनोसैकेराइड यूनिट दे। इस प्रकार डेकासैकेराइड तक हम ओलिगोसैकेराइड के तहत रखते हैं। डाइसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। सुक्रोज, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस के पश्चात 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज देता है। माल्टोज दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही देता है, और लैक्टोज 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज देता है। ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेफिनोज। रेफिनोज 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का और 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का देता है। अब हम आते हैं नॉन शुगर्स पर। इनको हमने पुनः दो भागों में बांटा है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा कि इनके हाइड्रोलिसिस के पश्चात 10 से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त होंगे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि होमो का मतलब है सिमिलर, यानी इनकी हाइड्रोलिसिस के पश्चात सिमिलर मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्राप्त होंगी। फॉर एग्जांपल स्टार्च और सेल्यूलोज। आगे आप देखेंगे कि स्टार्च भी हाइड्रोलिसिस के पश्चात ग्लूकोज ही देता है, खूब सारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, और सेल्यूलोज भी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड ही देता है। बस इन दोनों में लिंकेज का अंतर होता है।
और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब है जो कि हाइड्रोलिसिस पर डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट दे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम सबसे पहले ग्लूकोज की रिएक्शंस लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO, और ये जो चारों कार्बन हैं इनको हम CHOH होल 4 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहां लिखा है। लेकिन ये हम बाद में बताएंगे कि इसमें जो ये थर्ड कार्बन होता है इसमें ये OH रिवर्स होता है। क्यों होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल आप इन चारों को CHOH होल 4 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह इसकी जो नवीन परिभाषा है उसको ये फुलफिल कर रहा है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, यानी ये इसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। इसकी रिएक्शंस को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ये जो टॉप पर एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी रिएक्शंस होंगी, और इधर है रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। कुछ रिएक्शंस इसमें कंबाइंड हैं जिसमें कि पूरा मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका रिडक्शन। ये देखिए रिडक्शन, ये यदि हम सोडियम अमलगम से रिडक्शन करें तो ये CHO ग्रुप CH2OH में परिवर्तित हो जाता है। आप जानते ही हैं कि पहले CH2OH को ऑक्सीडाइज करें तो CHO बनता है, और CHO को ऑक्सीडाइज करें तो COOH ग्रुप में परिवर्तित होता है। तो हम ये बीच की अवस्था में हैं, यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो CH2OH ग्रुप बनेगा, और ऑक्सीडाइज करेंगे तो COOH ग्रुप बनेगा। तो यहां हम इसका कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं सॉरी, सोडियम और अमलगम से रिडक्शन कर रहे हैं तो ये CHO ग्रुप CH2OH में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि हम इसे रेड फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिडक्शन करें तो ये कंप्लीट रिडक्शन होता है, यानी सारे ऑक्सीजन हट जाएंगे और हर कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन लग जाएंगे संयोजकता के आधार पर, और ये बनाता है N-हेक्सेन। इसका नाम है सॉर्बिटॉल। यदि हम इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से, देखिए यहां लिखा हुआ है ब्रोमीन वाटर, और ये ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से केवल CHO ग्रुप COOH में परिवर्तित होता है। देखिए बाकी ये मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। यदि हम इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करें जैसे नाइट्रिक एसिड, यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा, देखिए ये CH2OH ग्रुप है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में, और जो CHO ग्रुप है ये भी COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल के टॉप पर और बॉटम पर दोनों पर COOH ग्रुप लग जाएगा। इसे हम कहते हैं ग्लूकेरिक एसिड। तो ये वाली रिएक्शन किसकी हो गई, रिएक्शन ऑफ द CHO ग्रुप। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, CHO माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो गया है, यानी यह टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को बहुत आसानी से ऑक्सीकृत कर देगा, यानी सॉरी रिड्यूस कर देगा। जैसे खुद तो ऑक्सीकृत हो जाएगा और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। ये देखिए यहां पर बन गया ग्लूकोनिक एसिड, यही वाला ग्लूकोनिक एसिड ये बन गया, और टॉलेंस रिएजेंट खुद किस में रिड्यूस हो गया, सिल्वर मिरर में, +4 NH3 + H2O। इसी प्रकार से फेलिंग सॉल्यूशन में ये जो ग्लूकोज है वो तो खुद तो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होकर ये बना देता है Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में लैब में टेस्ट भी किया होगा। अब हम लेते हैं HCN से एडिशन, कुछ एडिशन रिएक्शंस लेते हैं। तो ये HCN से यदि हम इसको एडिशन रिएक्शन लें तो ये बनाएगा
ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, जैसा कि CHO ग्रुप की ये तो रिएक्शन है, तो CHOH और CN यानी HCN पूरी तरह से इस पर जुड़ गया। अब हम लेते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हम ले रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। तो क्या होगा, CHO का O तो यहां से आ गया और हाइड्रोक्सिल अमीन का H2 यहां से आ गया, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये बनाएगा ग्लूकोज ऑक्सीम। ओके, अब एक विशेष रिएक्शन है जो है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। नॉर्मली एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राजोन बनाता है, एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, लेकिन यहां पर ग्लूकोज 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाता है ग्लूकोसेजोन। देखिए, एक तो इस पर नॉर्मल जैसे CHO यहां से निकल गया और H2 यहां से निकल गया, फिनाइल हाइड्रोजन से H2 निकल गया तो यहां जुड़ गया, और एक और कार्बन इसमें इन्वॉल्व होता है, उस पर डबल बॉन्ड NHPH लग जाता है, यानी यहां पर CHOH4 की जगह क्या है 3, इसमें से आपको एक CHOH निकालना है। तो ये रिएक्शन बहुत विशेष रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म और इस रिएक्शन को हम अलग से लेंगे, यानी बस इतना ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज एक के बजाय 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और ग्लूकोसेजोन बनाता है। फ्रक्टोज भी 3 से ही रिएक्ट करता है, लेकिन फ्रक्टोज से बन रहा है इसलिए हम उसे फ्रक्टोसोजोन कहते हैं। ये दोनों रिएक्शंस हम अलग से लेंगे। यदि ग्लूकोज को ईस्ट से फर्मेंट किया जाए, तो ये तो आप सिंपल साधारण जो जीवन है उसमें भी देखते हैं कि ग्लूकोज जब फर्मेंट होता है तो इथाइल अल्कोहल बनाता है और उसमें बुदबुदाहट शुरू हो जाती है, जो कि किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो उसमें फर्मेंटेशन या किण्वन प्रोसेस हो जाता है। अब हम लेंगे रिएक्शन जो कि बहुत विशेष रिएक्शन है मिथाइल अल्कोहल व HCl के साथ। इसे हम ना तो CHO की रिएक्शन कह सकते हैं और OH में हमने इसलिए रखा है, ये भी हम रिएक्शन बाद में बताएंगे। हमने यहाँ क्या किया है कि एक तो H और एक O ये हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, तो C6H11 से एक H निकल गया, एक O निकल गया, उस OH को हमने मिथाइलेट कर दिया है, इसे हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। एक्चुअली ये टॉप पर जो CHO ग्रुप था वो बाद में CHOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बाद में आपको समझाएंगे। यहां पर ये ध्यान रखिएगा बस कि ये CHO वाला ग्रुप CHOH में कन्वर्ट हुआ है और वो OH OCH3 में बाद में बदला है। नेक्स्ट इज विद मिथाइल सल्फेट। मिथाइल सल्फेट से जितने भी OH एग्जिस्टिंग OH हैं, यानी कौन कौन से, देखिए, एक ये वाला OH, एक ये वाला OH, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पांचों OH मिथाइलेट होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, CH2 OH की जगह हमने क्या लिख दिया, OCH3। ऐसे ही यहाँ क्या था, CHOH था तो हमने लिख दिया CHOCH3, तो पांचों मिथाइल ग्रुप लग गए। तो OH पर तो हम क्या कहेंगे इसे, पेंटा मिथाइल ग्लूकोज। अब हम लेते हैं इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। तो OH ग्रुप एसिटाइलेट होता है, तो पांचों जो OH ग्रुप थे उनको हमने एसिटाइलेट कर दिया, तो हम इसको कहेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यहां हम फिर बता दें, ये बच्चे इससे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि CH3OH यानी इससे भी मिथाइलेशन हो रहा है और मिथाइल सल्फेट से भी मिथाइलेशन हो रहा है। मिथाइल अल्कोहल से कौन सा मिथाइलेट होगा, वो CHO ग्रुप जो कि CHOH में परिवर्तित हो गया, और इस मिथाइल सल्फेट से क्या चीज मिथाइलेट होगी, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्कोहलिक ग्रुप इसमें या हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं, वो मिथाइलेट होते हैं। अब हम लेते हैं PCl5 से रिएक्शन। जैसा कि आपको मालूम है,
PCl5 OH ग्रुप को Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको पता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, तो वो 5 OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा CH2Cl, CHCl होल 4, CHO। अब हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। ये क्या चीज है? लाइम वाटर यानी चूने का पानी। इसके साथ साथ हम यदि वेराइटा वाटर यानी BaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन करेंगे तो भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की तो केवल वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इस लाइम वाटर से, और ये बनाएगा C6H12O6.CaO। इसे हम कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। यहां फिर मैं बताना चाहूंगी, ये है कैल्शियम मिथाइल ग्लूकोसाइड, और ये शब्द है ग्लूकोसेट। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट रिएक्शन है कंसंट्रेट HCl के साथ। कंसंट्रेट HCl के साथ पहले यह 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बनाता है। आपको हमने पहले भी बताया है जब हेट्रोसाइक्लिक पढ़ा रहे थे कि फ्यूरेन में यदि एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो उसे हम फर्फ्यूरल कहते हैं, और उसमें ये वाला कौन सा ग्रुप लगा हुआ है 5 पोजीशन पर? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। इसकी फर्दर रिएक्शन से ये रिंग ओपन हो जाती है और ये बनाता है CH3CO CH2 CH2 COOH। इसको हम कहते हैं लिवोलेनिक एसिड। अब हम लेते हैं एक और विशेष रिएक्शन जिसका उपयोग इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के निर्धारण में यानी डिटर्मिनेशन में भी होगा। ये है पर आयोडिक एसिड से रिएक्शन। ग्लूकोज पर आयोडिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, 5 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के और 1 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का देता है। अब ये पर आयोडिक एसिड कैसा रिएजेंट है? ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है। ये कहाँ अटैक करता है? यह एल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो या 1,2 ग्लाइकॉल हो। 1,2 ग्लाइकॉल का मतलब है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप साइमल्टेनियस लगे हुए हों। इस तरह से यहां भी OH ग्रुप लगा हो और यहां भी OH ग्रुप लगा हो, तो हर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक HiO4 मॉलिक्यूल लगता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये HiO4 कहाँ अटैक करता है? या तो हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप साइमल्टेनियस लगे हों या 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हों। उसके बाद कौन सा ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? यदि CHO हो या CHOH ग्रुप हो वो तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटोनिक ग्रुप हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और CH2OH हो तो वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर देखते हैं, देखिए ये CHO है। ओके, तो ये वाला इस बॉन्ड पर एक HiO4 लग जाएगा, एक इस वाले बॉन्ड पर तोड़ने के लिए लग जाएगा, एक इस पर तोड़ने के लिए लगेगा, एक इस पर और इस पर, यानी हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक HiO4 मॉलिक्यूल लगेगा। इस तरह से 5 HiO4 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। दूसरी बात, ये देखो ये CHOH है, ये भी CHOH CHOH CHOH, यानी 4 तो हमारे पास आ गए CHOH बॉन्ड और एक है CHO। ओके, तो इन दोनों से तो क्या, इनसे क्या बनेगा? 4 तो CHOH है और एक CHO है, तो उनसे हमें फॉर्मिक एसिड कितने प्राप्त होंगे? 5 फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, और एक इसमें CH2OH है, तो इसके टूटने से हमारा क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो इस प्रकार हमारे को 5 फॉर्मिक एसिड और एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इसकी एक और बहुत विशेष रिएक्शन है, वो है विद डाइल्यूट NaOH। इसको और हम ये ओसेजोन रिएक्शन को हम अलग डिटेल में लेंगे।